बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि इस इंडस्ट्री से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले आपके पास है होना, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है क्या चीज़। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ एक्सटेंसिवली कंज्यूम्ड बाय द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कि जो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिवली कंज्यूम करती हैं। Electrochemical industries use electricity to bring chemical change and produce wide variety of substance. Electrochemical industry जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं टू ब्रिंग केमिकल चेंज, केमिकल को चेंज करने के लिए और वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो है इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं। These industries are known as electrochemical industries. अब वो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। वो आपके पास सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, कि आप सोडियम मेटल को सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस करवाते हो, सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस करवाते हो थ्रू डाउन सेल्स। वो आपके पास क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिपरेशन होती है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के। दूसरा आपके पास जो सब्सटेंस आप प्रिपेयर करवाते हो बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को, वो आपके पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करवाते हो या मैन्युफैक्चर करते हो फ्रॉम ब्राइन से। तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को की जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तीसरी आपके पास है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिंक की, टिन की या क्रोमियम की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या है कि एक मेटल को दूसरी मेटल पर जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, एक मेटल को दूसरी मेटल पर जो कन्वर्जन की जाती है जिस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड क्रोमियम स्टील्स हो ऑन क्रोमियम ऑन स्टील्स होती है वो आपके पास क्या होती, किसके थ्रू होती है, वो आपके पास इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही की जाती है। जो सबसे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है वो है आपके पास सोडियम मेटल की फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड से। सबसे पहले वो कह रहा है कि ऑन द लार्ज स्केल सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, के लार्ज स्केल पर जो सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करवाया जाता है वो थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है किसको, सोडियम क्लोराइड को। और इस प्रोसेस के लिए जो सेल यूज़ किया जाता है दैट सेल इज नोन एज डाउन सेल्स, ठीक है। डाउन सेल इज यूज फॉर दिस पर्पज। द इलेक्ट्रोड्स आर आयरन कैथोड एंड अब सबसे पहले हमारे पास जो प्रेपरेशन है वो है आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम मेटल, मैन्युफैक्चरिंग of sodium metal from sodium chloride। अब वो कह रहे हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी, ठीक है, तो आपके पास लार्ज स्केल पे क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम मेटल आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस
प्रोसेस के लिए सेल यूज किया जा रहा है, वो सेल आपके पास क्या है, डाउन सेल। क्लियर? सबसे पहले वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को, फ्यूज सोडियम क्लोराइड को आप इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, सोडियम मेटल आएगा। ये जो प्रोसेस किया जाता है वो लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन की जाती है। सोडियम मेटल को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, उस प्रोसेस के लिए जो सेल यूज किया जाता है दैट इज नोन एज डाउन सेल। अब इस डाउन सेल जो है वो, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे और कैथोड होगा। जो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या है आपके पास, एक एनोड होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है? अब जो एनोड है वो आपके पास आयरन का है और जो कैथोड जो है वो किसका है, आयरन का है। और जो आपके पास एनोड है वो आपके पास ग्रेफाइट है। ये आपके पास क्या है, ग्रेफाइट। क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस आर फ्री टू मूव अबाउट। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास क्लोरीन ऑब्टेन होती है, इसमें से जो आप हासिल करते हो क्लोरीन गैस, जो आपके पास Cl2 जो ऑब्टेन होती है फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ से आपके पास Na+ और Cl- आएंगे। ठीक है? ये जो Na+ आयन होंगे ये क्या करेंगे, फ्री टू मूव होंगे और जो क्लोरीन गैस होगी वो आप उसमें से ऑब्टेन करोगे। ठीक है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोडियम आयंस, जब आप इसमें से, इस डाउन सेल में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे तो जो सोडियम आयंस होंगे वो मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ और जो क्लोरीन आयंस होंगे वो मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्योंकि जब आप सोडियम क्लोराइड आयनाइज हो जाएगा, जब आयनाइज होगा तो जब आप उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो जो सोडियम आयंस होंगे वो कहाँ पे मूव कर देंगे, कैथोड की तरफ, और जो क्लोरीन आयंस होंगे वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो इस तरह जो कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होगा, कैथोड पे आपके पास कैथोड पे आपके पास रिएक्शन होगा 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2Na। ये आपके पास होगा, ये यहाँ पे आपके पास क्या है, रिडक्शन। ठीक है? और जो आपके पास एट एनोड है, एनोड पे आपके पास क्या होगा, Cl- 2 goes to Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन है, ये आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। मोल्टन सोडियम इज कलेक्टेड इनटू अ सोडियम कलेक्टिंग रिंग फ्रॉम इट इज periodically drained, whereas chlorine gas is collected into the funnel at the top of the cell। अगर आप देखें तो आपके पास जो सेल आपकी बुक में शो होगा, तो जो क्लोरीन गैस हम कह रहे हैं वो ऑब्टेन करेंगे, वो आप उसके जो टॉप पे जो फनल बनी होगी वहाँ से आप क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करोगे, और जो आपके पास सोडियम मेटल जो कलेक्ट होगी वो ड्रेन होके इस फनल के इस सेल के बॉटम में आ जाएगी। Whereas chlorine gas is collected into the funnel at the top of the cell, other alkali metals can also be obtained by the electrolysis of their fused salt. For this purpose, ores are first purified then electrolyzed। अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरे आपके पास अल्कलाई मेटल्स हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है,
आप अगर पोटाशियम क्लोराइड को भी लेते हो तो आप पोटाशियम की भी जो मेटल की पोटाशियम मेटल की जो करोगे प्रेपरेशन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे वो आप इसी प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा है कि जो सोडियम मेटल होती है वो फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड से हम किस तरह से इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर किया जाता है ऑन द लार्ज स्केल। कल हम लोग करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से हम ऑब्टेन करवाएंगे या किस तरह से मैन्युफैक्चर करवाते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बाय यूजिंग ब्राइन। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी। कल के लेक्चर में फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने क्लियर किए थे। अब हम मूव करते हैं 8.5 न्यूमेरिकल पे। स्टेटमेंट अपनी टेक्स्ट बुक से देखिएगा। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए डाटा में आपको जैसा कि गिवन है वाटर का मास, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन था सेंटीग्रेड में। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपने फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देना है केल्विन में। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 1 केल्विन, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज 55 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 55 केल्विन। नाउ द अननोन क्वांटिटी इन दिस डाटा इज हीट रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर। So del Q here represent heat required. Formula used for this del Q is equals to mc del T. Small letter में C लिखेगा आप लोग फार्मूला में। C stands for specific heat capacity of water. Del T here shows the change in temperature and m stands for mass. कैलकुलेशन के लिए आपने तमाम वैल्यूज़ को अपने डाटा से लेकर इनको पुट कर देना है फार्मूला में, और आपके पास चूँकि हीट एक एनर्जी है तो आपने इसको जौल में कैलकुलेट करना होता है। जौल इसका ऐसा यूनिट आपने कैलकुलेट किया और लास्ट पे आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट 8.6 स्टेटमेंट आपके पास है। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जौल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर को ले लेंगे। आपको पता है कि पावर आपके पास वैसे होती है इक्वल किसमें वॉट में होती है। यहाँ आपको ये गिवन है किसमें जौल पर सेकेंड में, विच इज़ इक्वल्स टू 1 वॉट। तो आपने पावर ले ली 1000 जौल पर सेकेंड। मैस ऑफ वाटर आपके पास 200 ग्राम में था। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू किलोग्राम तो आप इसको डिवाइड कर देंगे विद 1000। इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन आपको, फाइनल भी। इनिशियल टेम्परेचर में भी आपने क्या करना है 273 में ऐड कर देना है इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। देन 90 के लिए भी आपने 273 ऐड करके इसको केल्विन में किया। फर्दर आपने चेंज इन टेम्परेचर के लिए सब्ट्रैक्ट करके आपके पास से वैल्यू आ जाएगी, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने वाटर की ले ली, आपको पता है वो सी के बाद प्लस नहीं बल्कि इज इक्वल का साइन होगा। 4200 जौल पर किलोग्राम पर केल्विन आपके पास का ऐसे यूनिट है। टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। फार्मूलाज कुछ इस तरह से आपके पास होंगे। पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, और फिर आपको पता है वर्क डन टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको पुट करने के बाद आपने टोटल रिलेशन कुछ ऐसा निकाल लेना है। देन आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास तमाम वैल्यूज़ हैं, उसको 1 पे 1 पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टाइम आ जाएगा। रिजल्ट आपने लाजमी मेंशन करना होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट 8.6 के 8.7 आपके पास न्यूमेरिकल है। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट व्हेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, आपके पास जो अमाउंट हीट की रिक्वायर्ड है वो कुछ इस तरह से है फ्यूजन की, और यानी जो आपको आइस को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। लेटेंट हीट आपने फ्यूजन आइस की इतनी ले लेनी है। आइस का मैस आपको कैलकुलेट करना है। आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। आपने विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला कैलकुलेशन करनी है। ऑलरेडी आपके पास डाटा में गिवन है वैल्यूज़, उनको आपने एज इट इज़ पुट कर देना है अपने फार्मूला में। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आपके पास टोटल मैस आइस का जो आपने मेल्ट करवाया था इतनी हीट उसको देकर वो आपके पास 150 ग्राम आ जाएगा। इसको आप मैस को रिज़ल्ट में मेंशन कर देंगे। नो
और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो आपके पास है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और आगे आपके पास कुछ इसके हिंट्स भी गिवन है, आपको स्पेसिफिक हीट मेंशन की गई है, आइस की भी, वाटर की भी, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की आपको बताई गई है आपके डाटा स्टेटमेंट में जो आपके पास क्वेश्चन है। ठीक हो गया। सोल्यूशन में आपने इस तरह से पहले डाटा लिखना है, आपको मैथ्स गिवन था, ग्राम में आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके। फर्दर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने आइस की भी मेंशन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेंशन की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मेंशन करेंगे। टेम्परेचर आपने मेंशन करना है आइस के लिए, देन आपने आइस एंड वाटर का ओवरऑल मिक्सचर का जो टेम्परेचर था वो लिखा। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बाद उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बेसिक्स आपने जो सारी डाटा में मेंशन करनी है ऑलरेडी नोन थी सब आपको अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट। देन आप देखें यहाँ पे आपने टेम्परेचर ऑफ वाटर मेंशन किया, फिर इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर वाटर के लिए आपने फाइंड आउट किया। अमाउंट आपको जो हीट की रिक्वायर्ड है वो क्यू से आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए कुछ ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, और देन आपने सेम फार्मूला को यूज़ करते हुए उसमें कैलकुलेशन के लिए 1 पे 1 वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, कैलकुलेशन करती जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने Q1 कैलकुलेट करना है, देन Q2, देन Q3। ओवरऑल हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए आपने तमाम हीट्स को आपस में सम अप कर देना है, तो आपके पास 39900 जॉल में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नाउ मूव टू न्यूमेरिकल 8.9 स्टेटमेंट इज हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम where latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 to raise per 6 joule per kilogram। आपने उसी तरह से सबसे पहले डाटा मेंशन कर दिया जिसमें आप लोगों ने लिख दिया आपके पास जो मैस है वाटर का वो आपके पास 100 ग्राम था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये है हीट रिक्वायर्ड। सेम आपने जैसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, बिल्कुल उसी फार्मूला की तरह आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करनी है। ऑलरेडी आपको वैल्यूज़ नोन है डाटा में, आपने जस्ट उनको रिप्लेस करना है, कैलकुलेट करना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। Now move to your last numerical and the statement is find the temperature of water after passing 5 gram of steam at 100 degree centigrade through 500 gram of water at 10 degree centigrade, and the hint in the statement is specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin, latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10 to raise per 6 joule per kilogram। स्टूडेंट्स इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो ये जो आपको मैंने न्यूमेरिकल 8.10 और 8.8 करवाया है इसको आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी रिप्रेजेंट करवा सकते थे, आप उसके अंदर भी ग्राफिकली भी इसका एनालिसिस कर सकते थे। और अब उसी तरह हमने इसके अंदर भी कुछ थिंक कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले तो आपने मेन आपका सारा जो डाटा है आपने उसको मेंशन किया, आपने बता दिया कि आपके पास जो मैस है स्टीम का वो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। देन आपने टेम्परेचर्स के बारे में बता दिया, वाटर का मैस आपने बताया कन्वर्जन की किलोग्राम में। देन आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो आपको हिंट में मेंशन थी बताई, और फाइनल टेम्परेचर जो अननोन है वो आपने कैलकुलेट करना है T3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेशन में देखा आपके पास फार्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूज़ हो रहा है, जहाँ से आपने Q1 कैलकुलेट कर लिया। देन आपने जो टोटल हीट लॉस होगी स्टीम बनने के दौरान फाइनल टेम्परेचर अटेन करने के लिए Q2 को आपने स्पेसिफिक हीट फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लिया, और जो हीट गेन की थी वाटर ने वो आपके पास Q3 हो गया, उसको अगेन आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ कैलकुलेशन की और कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी। देन आपने लिखा नीचे इक्विलिब्रियम में हीट लॉस बाय स्टीम एंड हीट गेन बाय वाटर। ये तब तक प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू रहता है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप नहीं हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया था। Q1 प्लस Q2 आपके पास वो वैल्यूज़ थी जो हीट लॉस आपने स्टीम के दौरान की, और जो गेन की वाटर ने Q3 थी। तो आपने 1 बाय 1 इनमें वैल्यूज़ पुट की जो ऑलरेडी आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। आफ्टर होल कैलकुलेशन आपके पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो 16.2, ये आपके पास ऊपर पावर में डिग्री का सिंबल था, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने सेम चीज़ को अपने रिजल्ट में मेंशन कर देना है। इन न्यूमेरिकल्स की आपने बाय हैंड प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आपका होल सिलेबस यहाँ पे एंड होता है 9th क्लास आज इस चैप्टर का, और आपने अपने जो साइड ब्लॉक्स थे वो आपके टॉपिक से ऑलमोस्ट रेलिवेंट हैं, उनकी भी स्टडी करनी है, उनको रीड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।